नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत कुमार, काउंसलर इग्नू और एसोसिएंट एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बीएसओसी पाठ्यक्रम पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें हम लोगों ने विविधता और एकता की बात की। हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन जो बदलता भारत है, उसके परिप्रेक्ष्य में बात की और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने जनजातियों से संबंधित जो उनकी प्रकृति और उनसे संबंधित जो चुनौतियाँ और समस्याएँ हैं, उस पर बात की थी। उसी संदर्भ में हम लोग सामाजिक वर्ग की तरफ बढ़े थे और उस लेक्चर में हम लोगों ने सामाजिक वर्ग को प्रारंभ किया था। मैं वहीं से अपनी बात को रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आज सामाजिक वर्ग की। सामाजिक वर्ग है क्या? तो आप सामाजिक वर्ग को कह सकते हैं कि जो एक समान हैसियत वाले लोगों की एक श्रेणी है। जैसे हम व्यावसायिक समूह की बात करें, हम जातीय समूह की बात करें, हम खान-पान संबंधी समूह की बात करें, इस तरह की जितनी भी समूह हैं, उनको जिनकी एक सामाजिक हैसियत होती है, उन्हें हम सामाजिक वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपने-अपने तरीके से वर्ग को परिभाषित किया है। जैसे हम अगर कार्ल मार्क्स को देखें, तो वर्ग के अंतर्गत वो उस वर्ग का आधार आर्थिक संरचना को बताते हैं और उस आर्थिक संरचना में एक पूंजीपति वर्ग है, एक श्रमिक वर्ग है या दूसरी शब्दों में अगर ये कहें कि एक हैव्स है, एक के पास है और एक के पास कुछ नहीं है, हैव्स नॉट। और साथ ही साथ वो बात करते हैं क्लास फॉर इटसेल्फ और क्लास इन इटसेल्फ की। अपने आप में वर्ग और अपने आप के लिए वर्ग की बात करते हैं। तो मार्क्स का जो पूरा सिद्धांत है, वह वर्ग संरचना को आर्थिक संरचना के आधार पे देखता है और ये कहता है कि आप जैसे विभिन्न ऐतिहासिक युगों को अगर हम देखें, तो हम देखते हैं कि निजी संपत्ति के आने के बाद और तकनीकी और उत्पादन संबंध में जब हम सहसंबंध को देखते हैं, तो वर्ग के आधार को हम भली-भाँति उससे परिचित हो सकते हैं। इसी तरह से वेबर ने वर्ग की जो परिभाषा की है या उसको परिभाषित किया है, उसने जीवन के जो अवसर हैं, जो लाइफ चांसेज़ हैं और जो बाज़ार स्थिति है, उसके आधार पर वर्ग को परिभाषित किया है। तो ऐसे अगर हम देखें, तो वर्ग कह सकते हैं कि ऐसे समूह जिनके सदस्यों में एक समानता हो, एक वैचारिक समानता हो, एक तरह की समानता हो, एक प्रकार की चेतना हो, जैसी चेतना की बात अपने आप के लिए वर्ग और अपने आप में वर्ग के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने बात की थी। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम सामाजिक वर्ग की बात कर रहे हैं, तो ये कहें कि कहीं न कहीं उन वर्गों के सदस्यों में रुचियों और व्यवहारों में अगर समानता है, तो वह एक तरह की स्थिति को अभिव्यक्त करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखें कि वर्ग जो है, वो यूँ कहें कि एक अंतःसमूह का निर्माण करते हैं। उसके सदस्य आपस में एक अंतःक्रिया करते हैं, एक समान चेतना रखते हैं और एक समानता की भावना रखते हैं। इसके आधार पर हम सामाजिक वर्ग को परिभाषित कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वर्ग को हम ये कहें कि उनकी अपनी एक जीवन यापन विधि है, तो ये भी बहुत तर्कसंगत होगा। अब हम यहाँ पर अ, देखेंगे कि जो सामाजिक वर्ग है, जो विभिन्न वर्गों की बात हम लोगों ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा, उस भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो ब्रिटिश काल था, जो ब्रिटिश शासन था, उस संदर्भ में अगर हम देखें, तो बहुत सारे वर्ग नए निकल कर के आए। ऐसा नहीं है कि वर्ग पूरी तरीके से सारे वर्ग ही ब्रिटिश शासन काल में आए हों। प्राग ब्रिटिश भारत में भी वर्ग थे, लेकिन उतनी संख्या में या उस तरह के नहीं थे, जितना हमें ब्रिटिश भारत में देखने को मिलता है। अब ब्रिटिश भारत में देखने में अगर हम देखें और उसको परिभाषित करें, अगर उसको समझने का प्रयास करें, तो बहुत सारे नए वर्ग हम वहाँ पर देखेंगे। जैसे हम कृषि क्षेत्र में देखिए एक परिवर्तन आया। सबसे बड़ी बात है कि जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर आया, यहाँ शासन किया, उसने बहुत सारी व्यवस्थाएँ की और ये भी कहें कि जो उनकी औद्योगीकरण की जो प्रक्रिया थी, अपने यहाँ जो वो यहाँ का कच्चा माल ले जाकर के वहाँ उसको फिर बना करके एक वस्त्र के रूप में फिर भारत में भेजते थे। तो सबसे बड़ी जो चुनौती आई कृषि क्षेत्र में देखिए कि जो हमारे जो लघु उद्योग थे, जो हम कहें जो हमारे हथकरघे थे, ये इनको एक बड़ा नुकसान पहुँचा और यूँ कहें कि एक जो है कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा में वे अपने को पुनर्जीवित नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ी बात आई कि जो कृषि संरचना हमारी थी, गाँव एक इकाई थी, इकाई के रूप में हम रहते थे, स्वावलंबी थे। उस स्वावलंबिता पर एक कुठाराघात, एक चोट
पहुँचाई और कह सकते हैं कि इसने एक तरह से कृषि समाज में एक परिवर्तन लाया। परिवर्तन यूँ कहें कि बेरोज़गारी बढ़ी, जो उसमें काम करने वाले लोग थे, उनके सामने नई चुनौतियाँ पैदा हुईं और नए रोज़गार के अवसर की तरफ बढ़े। तो कह सकते हैं कि जो मज़दूरी की प्रथा थी, मज़दूरी करने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई या प्रारंभ हुई। अब ऐसे ही आप देखिए, जब हम व्यापार या वाणिज्य की स्थिति में देखते हैं, तो हम देखेंगे कि कच्चा सामान ब्रिटेन जाता था, वहाँ से बन करके फिर वो वस्तें भारत के बाज़ार में आती थीं। तो इससे जो था कि वो मौलिक उद्योग जो था वो नष्ट हो गया। इसके कारण कह सकते हैं कि बेरोज़गारी भी बढ़ी। अ, अगर हम इसको यूँ कहें कि आप जो भू-व्यवस्था थी ख़ास करके ब्रिटिश शासन काल की, उस भू-व्यवस्था ने भी बहुत सारे नए वर्गों का निर्माण किया, जो कि प्राग-ब्रिटिश भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, जिस पे अभी हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। साथ ही आप देखिए कि जब ब्रिटिशर्स भारतवर्ष में आए, तो यहाँ आकर के उन्होंने उद्योगों का विकास भी किया, रेलवे का विकास किया। जहाँ तक मेरे संदर्भ में ध्यान है कि हम पहले रेलवे जो चली वो 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली और तमाम उद्योग, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि जो कच्चा माल है वो ब्रिटेन तक कैसे जाएगा, इसके लिए सबसे ज़रूरी है या हम अगर एक जगह से दूसरी जगह पर उत्पादन करने हेतु या जो उत्पादन करने के लिए जो वस्तुएँ हैं, जो कच्ची वस्तुएँ, कच्चा माल है, उसको कैसे पहुँचाएँगे? बंदरगाहों तक वो कैसे जाएगा? तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश शासकों ने सबसे पहले जो अपनी व्यवस्था बनाई कि एक रेलवे लाइन का एक जाल बिछाया और उस जाल के पीछे 2 तरह की प्रवृत्तियाँ काम कर रही थी। एक तो ये था कि हम किस तरह से माल को एक बंदरगाह तक ले जाएँ और वहाँ से फिर वो आगे बढ़ सके। दूसरा ये भी था कि साथ ही साथ उनको प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत भी सैनिकों की जो आवाजाही थी उसको उसको चलाने में भी एक सुगम व्यवस्था बनी। तो रेलवे लाइन बिछी, सड़कों का तेज़ी से विकास हुआ, ब्रिटेन ने इसमें निवेश किया और कह सकते हैं कि तमाम कारखाने, कपास के कारखाने, आप जूट के कारखाने देख लीजिए। बंगाल के सिरसा में 1852 के आसपास जूट का कारखाना बनता है। 5852 या 53 में ही बम्बई में सूत इंडस्ट्री जो है उद्योग की स्थापना होती है। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारे उद्योगों की स्थापना होने लगी। कपास की बात करें हम या हम नील की खेती की बात करें, हर तरफ ब्रिटिश शासकों ने निवेश किया। और इस निवेश के परिणाम स्वरूप इसका एक लाभ व्यापारी वर्ग को भी मिला। जो व्यापारी छोटे-मोटे व्यापारी हुआ करते थे, जो जिनकी एक सीमित व्यवस्था थी, एक सीमित दायरा था, वो इनमें इससे यहाँ से पूँजी बनाए और कह सकते हैं कि इस तरह से जो भारतीय उद्योगपतियों की एक नींव है, वो यहाँ पर आती है या देखने को हमें मिलती है। अब बात करते हैं कि जब ब्रिटिश शासकों ने यहाँ अपना दायरा बढ़ाया, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि कैसे वो इस पूरी व्यवस्था को चलाएँगे। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए, राज्य प्रणाली को संचालित करने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, उन्हें ज़रूरत थी कामगारों की। कामगारों का कहने का संदर्भ मेरा यहाँ पर ये है कि ऐसे लोगों की ज़रूरत थी, जो उस व्यवस्था को चला सकें क्योंकि ये संभव नहीं था कि इस व्यवस्था को चलाने के लिए हम ब्रिटेन अपने यहाँ से ही लोगों को बुलाए। तो यहाँ पर उन्होंने स एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ, जो कह सकते हैं कि जो कि कहीं न कहीं यहाँ के जो ब्रिटिश शासकों ने यहाँ स्कूल खोले, कॉलेज खोले, नए-नए संस्थान खोले, जिसमें पढ़ कर के लोग आए और फिर कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के अधीन उन्होंने अपनी सेवाएँ प्रदान की। थोड़ा-सा हम विस्तार से इसको और देखते हैं और ब्रिटिश शासन का जो प्रभाव रहा, अब हम यहाँ थोड़ा विस्तार से ये बात करेंगे कि किस तरह के सामाजिक वर्ग बने। जैसा कि हमने पूर्ववत ये कहा था आपसे कि जब ब्रिटिश शासन यहाँ प्रारंभ हुआ, तो बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, नए तरीके के वर्ग देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात थी कि जो भूमि व्यवस्था का जो स्वरूप था, वो उसके परिवर्तन से कुछ नए वर्ग सामने आते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे कहें जमींदार की बात करते हैं, साहूकार की बात करते हैं, अमीर किसानों की बात करते हैं, मध्यम वर्गीय किसानों की बात करते हैं, निम्न किसानों की बात करते हैं, जोतदार हमें दिखाई देते हैं, बटाईदार हमें दिखाई देते हैं, कृषि मज़दूर हमें दिखाई देते हैं, कारीगर हमें दिखाई देते हैं। ये ऐसे वर्ग रहे जो कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक परिणाम स्वरूप देखने को हमें मिलता है। अ, हमने आपसे कहा कि जमींदारी वर्ग,
या जो जमींदार थे, ये आए कहाँ से? क्योंकि आपको प्राग ब्रिटिश भारत में ये देखने को नहीं मिलेंगे। जमींदारी व्यवस्था जो थी, जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको प्रारंभ किया। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जिसको हम कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था 1793 में उसने लागू की थी इसको। और इसने क्या किया कि एक जो व्यवस्था थी, जो उस व्यवस्था को परिवर्तित किया। इसके पहले हम कह सकते हैं कि ठेके व्यवस्था थी कि हम बहुत सारे गाँव के समूह बना करके और एक नीलामी कर देते थे कर के लिए कि वो एक 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 व्यक्ति वो उसको करेगा, नीलाम करेगा और वो जो कर होगा, वो कर एकत्रित करके शासन तक पहुँचाएगा, शासक तक पहुँचाएगा। तो सबसे बड़े यहाँ चेंज हुआ, कॉर्नवालिस ने ये कहा कि अब एक ज़मींदारी व्यवस्था लाते हैं। कर के लिए उन्होंने सीधे हम कह सकते हैं कि किसानों की बजाय एक ऐसे वर्ग को पैदा किया, एक वैसे वर्ग को स्थापित किया जिसका काम था कि वो कर वसूल करके ब्रिटिश शासकों तक उसको पहुँचाए। तो इसमें आप देखिए कि जो है सबसे बड़ी बात ये थी कि जो जमींदार थे, जमींदारों ने कर वसूलना शुरू किया और जमींदारों के पास कह सकते हैं कि 1/10 या 1/11वाँ हिस्सा जो कर का हुआ करता था, वो जमींदार अपने पास रखते थे और बाकी जो जितना भी कर था, वो अंग्रेज़ों के पास जाता था। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है अगर परिक्षेत्र की बात करें या क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो जमींदारी व्यवस्था रही और जिस हम अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था की जो कॉर्नवालिस की बात करते हैं, वो करीब-करीब जो अंग्रेज आधिपत्य था भारत में, उसका 19% के आसपास ये व्यवस्था लागू होती है। ये बंगाल में देखने को मिली, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, खास करके बनारस में और कहीं के उत्तरी कर्नाटका में भी ये देखने को मिला। और इसमें जो पूरी भूमि थी, वो करीब पूरी भूमि का 19% इसके पास था। तो जो कर का जो अधिकार था वो किसके पास गया? जमींदार के पास गया। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो जमींदार वर्ग था, वो इसकी देन था, इस अस्थायी बंदोबस्त का देन था। लेकिन समस्या ये थी इसमें कि जो कर वसूले जाते थे, वो कर इतने ज़्यादा होते थे। ये भी था कि अगर हम ये कहें कि जो कभी अगर खेती अच्छे से नहीं हो पाई या कोई संकट आया या बारिश नहीं हुई या तमाम ऐसे जो अकाल पड़ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें कर देना ही देना था। इसमें सबसे बड़ी जो स्थिति हुई कि जो किसान जो ज़मीन पर काम कर रहा था, वो धीरे-धीरे साहूकारों के और कह सकते हैं कि वो कर ना चुकाने के कारण वो ज़मीन से एक तरह से बेदखल होता गया और जब ज़मीन से वो बेदखल होता गया, तो उसकी जगह पर कुछ और लोग आए, जो जिनके पास एक तरह से कहें धन था। उन्होंने कह सकते हैं कि लीज़ पर या नीलामी के तौर पे ज़मींदारों ने उनको ज़मीन दी और उसके अनुरूप वो काम करने लगे, उसके अंदर काम करने लगे। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि जो जोतदार है, यहाँ पे एक जोतदार भी दिखता है। तो एक तो हो गया जो जमींदार था और जमींदार खेती कराता था, किसानों से कर वसूलता था। अब वो किसान जो नहीं दे पाए, वो किसानों से बेदखल हुए। अब जो लीज़ पर किसान या जिसने दूसरे ने अगर किसी ने लिया जिसके पास वो धन दे कर के वो प्राप्त करता था, तो वो फिर जो है जोतदारों से यानी जो जुताई का काम करते थे वो कराते थे। कहीं-कहीं पे ज उप-जोतदार भी आपको देखने मिलते हैं कि जो जोतदार भी अपने अधीन कुछ लोगों को रख लेते थे जिनको हम बटाईदार के रूप में भी रखते हैं, तो वो भी काम करते थे। तो यहाँ पर जमींदार महाजन के चंगुलों में किसान आए और कह सकते हैं कि बड़ी स्थिति उनकी दयनीय होती गई दिन प दिन। तो ऐसी स्थिति में जमींदार, काश्तकार, जोतदार, उपजोतदार, बटाईदार ऐसे कुछ आपको ग्रामीण भारत में वर्ग जो प्रभाव था वो देखने को मिलता है। अगर इसको हम थोड़ा-सा सारांश रूप में कहें तो जो अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस की जो व्यवस्था थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस के भागों पर नियंत्रित थी और यहाँ पर अंग्रेज जो है करीब जो संपूर्ण अंग्रेजी साम्राज्य था उसको 19% ये कवर करता था। साथ ही हम कह सकते हैं कि भूमि अधिग्रहण या हम कहें कर का वसूल का अधिकार जमींदार को था और वही जमींदार ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की ज़िम्मेदारी रखता था। अब एक और जो व्यवस्था आई इसमें एक चीज़ और देखिए कि इसमें भी कई तरीके के किसान आए। जब हम रैयतवारी की व्यवस्था बात करते हैं, जैसे टॉमस मुन्नो रीड ने प्रारंभ किया था बम्बई, मद्रास और असम के इलाकों में और ये करीब आप देखिए कि भारत का जो अंग्रेजी भारत का जो पूरा परिक्षेत्र है, उसमें करीब 55% के आस-पास ये विस्तारित था। और रैयत का मतलब एक तरह से आप कहिए इसको किसान।
तो जो जब जब जमींदारी व्यवस्था एक तरह से बहुत सफल नहीं हुई, तो उसकी जगह पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को भी लागू किया गया और ये इसमें किया गया कि हम सीधे जो कर है, वो किससे लेंगे? किसानों से लेंगे। तो किसानों से कर लेकर के सीधे वो अंग्रेज़ों तक या ब्रिटिश शासकों तक पहुँचता था। इसमें भी कमियाँ थी क्योंकि कर की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा थी। करीब कहा जाता है कि 33 से 55% के आस-पास कर देते थे। इसके कारण भी धीरे-धीरे क्या हुआ कि जो परिस्थितियाँ कह सकते हैं कि किसानों की एक ज़मींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त में भी देखने को मिली, उसी तरह की कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पर भी मिली कि जब कर नहीं चुका पाता था किसान, तो वो ज़मीन महाजनों के या किसी के पास गिरवी रख देता था या उस पर कह लें कि उसका एकाधिकार समाप्त हो जाता था। तो धीरे-धीरे जो किसान किसान भी इसमें भी कई तरह के हो गए। जो मजबूत रहे उसको हम कह सकते हैं कि एक जो है अमीर किसान रहा, एक मध्यम वर्गीय किसान रहा, एक निम्न वर्गीय किसान रहा। तो एक किसान ऐसा था जो जिसके पास खेती थी वो खेती करवाता था, मज़दूरों को रख कर के और नवीनतम तकनीकियों के माध्यम से कराता था। कुछ ऐसे मध्यम वर्गीय किसान थे जिनके पास ज़मीन तो थी, लेकिन दायरा उतना बड़ा नहीं था, तो मिल कर के पूरे परिवार एक तरह से मिल कर के उसपे काम करता था, उत्पादन करता था। एक गरीब किसान था जिसके पास नहीं ज़मीन थी, तो वो इनके अधीन काम करता था। तो यहीं पर आप एक चीज़ और भी देखिए कि जो हम बात करें कृषि मज़दूरों की, तो कृषि मज़दूर भी 3 तरीके के देखने को आपको मिलते हैं। एक तो किसी कृषि मज़दूर जिनके पास अगर संपत्ति है, तो भी वो संपत्ति इतनी नहीं है कि वो जीविकोपार्जन पूरी तरीके से कर सकें, तो कृषि मज़दूरी का काम करते थे। कुछ और भी ऐसे ही किसान थे जो जिनके पास ज़मीन थी ही नहीं, तो वो दूसरे किसानों पे बड़े किसानों के यहाँ वो भी काम करते थे। और तीसरा जो था जो एक तरीके से कि बहुत ही गरीब किसान थे, जिनको हम कह सकते हैं कि कृषक थे, जो जिसमें हम कह सकते हैं बँधुआ मज़दूर यानी वो बहुत बड़े सामंतों के यहाँ या ज़मींदारों के यहाँ या बड़े किसानों के यहाँ एक बँधुआ मज़दूरी के रूप में काम करते थे। 76 में जब बँधुआ मज़दूरी प्रथा समाप्त हुई, तो परिवर्तन तो आया, लेकिन अगर हम ये कहें कि बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन आ गया, कह सकते हैं कि बाल मज़दूरी पूरी तरह से अगर समाप्त हो गई हो, तो ऐसा नहीं है। उनकी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं, उनकी सीमाएँ इतनी थीं, उनकी आवश्यकताएँ इतनी थीं, उनकी आजीविका के साधन चूँकि उनके पास उपलब्ध उतने नहीं थे, इसलिए वह उनकी एक तरह से मजबूरी थी कि वह बंधुआ मज़दूर के रूप में काम करें। तो ऐसे जो व्यवस्थाएँ थी वो हमको देखने को मिलती हैं। इसी तरह से महलवाड़ी व्यवस्था भी आई और हॉल मैकेंज़ी ने इसको लागू किया था और ये उत्तर प्रदेश जो आपका मध्य प्रांत है, जो पंजाब है, वहाँ पर ये व्यवस्था देखने को मिली। महलवाड़ी का मतलब समूचा ग्राम हम कह लें कि एक महल के रूप में, यानी यहाँ पर जो है एक मुखिया निर्धारित कर दिया गया, जो कि कर वसूलेगा। कहीं-कहीं पर आप नंबरदार भी मिलते हैं, जो नंबरदार शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कर एक तरफ जमींदारी व्यवस्था में देखिए जमींदार जो है वो कर वसूलता है, रैयत में हम किसानों के माध्यम से कर प्राप्त किया जाता है। तीसरा अब है कि एक बना दिया गया महल, महाल टाइप यानी हम कहें कि इसको समूचा ग्राम एक मुखिया को निर्धारित कर देता था। कहीं-कहीं पर जैसा हमने बताया कि नंबरदार हुआ करते थे, उनको निर्धारित कर दिया गया और वो कर को वसूल करके अंग्रेज़ों तक पहुँचाते थे। लेकिन जो कमियाँ या जो चुनौतियाँ या जो समस्याएँ हम जमींदारी व्यवस्था में कर के कर का जो हाई टैक्सेस जिसको हम कह सकते हैं, इतना ज़्यादा था अधिकतम टैक्स कि जिसकी वजह से किसान बहुत दिनों तक उस पर खेती करने के लायक नहीं रहा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हो चाहे म हम क जमींदारी व्यवस्था की बात करें या हम महलवाड़ी व्यवस्था की बात करें, ये जो इसका जो क्षेत्र था, परिक्षेत्र जो था, वो कह सकते हैं कि करीब संपूर्ण भारत का 30% जगहों पर ये लागू हुआ। जिसमें हमने पहले आपको बताया कि उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रांत था हमारा, जो पंजाब था, वो जो एरिया था, वो जो एरिया था उसको ये वहाँ तक ये विस्तारित था। तो एक तरह से जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, वो भूमि पर एक अधिकार जो है या भूमि पर अधिकार किसका है? महाल का या गाँव का या मुखिया का या नंबरदार का। तो और सीधे ये गाँव के जो मुखिया हुआ करते थे, वो सीधे कर अंग्रेज़ों तक उसको पहुँचाते थे। तो इसके कारण देखिए बहुत सारी चीज़ें जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारी पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी, वो उसका विघटन एक तरह से हुआ। कृषकों में दरिद्रता पैदा हुई जिसकी बात हम लोगों ने अभी आपसे की है और साथ ही हम कह सकते हैं एक ठहराव भी आया। कह सकते हैं कि किसानों की स्थिति दयनीय हुई और कृषि का एक तरह से आगे चल कर के वाणिज्यीकरण भी होने लगा। तो ये जो गाँव में ख़ास करके जब हम बात करते हैं, जमींदारी व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था,
ये ग्रामीण भारत में जो सामाजिक वर्ग थे, उसको दर्शाता है। अब हम बात करेंगे एक तरफ जब हमने आपसे कहा कि ग्रामीण भारत में जो सामाजिक वर्ग पर जो प्रभाव अंग्रेजी शासन का देखने को मिलता है, साथ ही साथ आप ये ये भी देखिए कि 2 तरीके का के भारत के अंतर्गत हम चीज़ें देखते हैं। एक तो हमारा जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य है, इसको हम ग्रामीण भारत बोलते हैं। दूसरा हम नगरीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, नगरीय भारत को देखें, तो इस शासन का वहाँ भी प्रभाव पड़ा। वहाँ भी वर्गों की जो हम संकल्पना करते हैं, नए-नए वर्गों की जो हम बात करते हैं, वो आते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम पूँजीपति वर्ग की बात करते हैं। तो आप देखिए कि जो व्यापारी हुआ करते थे, मध्यकालीन युग में भी व्यापारी थे, सर्राफ भी थे, लेकिन वो कह सकते हैं कि जो वस्तु एक अपने आप में कमोडिटी नहीं थी, पाड़े नहीं थी वो। तो उनका जो है दायरा बड़ा सीमित था। लेकिन यहाँ पर औद्योगीकरण की स्थिति के कारण जब उत्पादन बढ़ा और बड़ी मात्रा में उत्पादन बढ़ा, तो उसके विस्तार के लिए व्यापारी वर्ग ने एक अच्छा अपना अहम रोल अदा किया और साथ ही हम कहें कि जो ये पूँजीपति वर्ग की हम बात नगरीय भारत में कर रहे हैं, उसमें व्यापारियों का एक ऐसा वर्ग लगा जो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट या आयात-निर्यात किया करता था और वो मुनाफ़ा कमा रहा था। वह एक कह सकते हैं कि एक पूँजीपति वर्ग के रूप में विकसित हो रहा था। साथ ही आप देखिए कि जो रेलवे का विस्तार हुआ भारतवर्ष में, यातायात का सड़कों की जाल जो बिछी, इन सब के कारण यातायात के अन्य साधनों का जो विस्तार और विकास हो रहा था, उसके कारण भी हम कह सकते हैं कि इन व्यापारियों ने या ये जो व्यापारी वर्ग था, उसमें उन्होंने पैसा कमाया और अब वो निवेश करने की स्थिति में आ गए। तो कह सकते हैं कि ये निवेश की आगे की स्थिति को अगर हम भारतीय उद्योगपतियों में देखें, जिन्होंने बहुत सारे कारखानों में निवेश किया, चाहे वो हम कह सकते हैं कि खदान का हो या अन्य जो कारखाने हैं, ये सारे जो आयात-निर्यात के माध्यम से और जो धन और माध्यमों से जो कमाया उसको कह सकते हैं कारखानों में निवेश करके पूँजीवत पति वर्ग के रूप में अपने को विकसित किया। हालाँकि जो भारतीय पूँजीपति की बात करें उस दौरान की और ब्रिटिश पूँजीपति की अगर हम बात करें, तो दोनों में अंत अंतर इस बात का था कि पूँजीपति वर्ग तो विकसित हो रहा था, लेकिन ब्रिटिश जो शासन था उसकी कुछ ऐसी नीतियाँ थीं कि हम कह सकते हैं कि वो कहीं न कहीं ब्रिटिश उद्योगपतियों और भारतीय उद्योगपतियों के बीच एक उच्चता और अधीनता की स्थिति को पैदा किए हुए था। यानी किसी भी स्थिति में हम कह सकते हैं कि भारतीय उद्योगपति ने ऐसा उन्होंने नियम बना दिया, ऐसी ऐसी संस्थाएँ विकसित कर दी, ऐसा माध्यम बना दिया, जिसमें भारतीय उद्योगपति कभी भी ब्रिटिश उद्योगपतियों की बराबरी नहीं कर सकते थे। आप इसी दौरान आप देखिए कि धीरे-धीरे क्या हुआ कि ये जो उद्योगपति हुआ करते थे, ये फिर जब स्वाधीनता आंदोलन हुआ, उसमें सहयोग किया, एक अपना संगठन खड़ा किया और आगे इन्होंने इस स्वरूप को भी लेके चला कि आगे हम जब भी भारत आज़ाद होगा, तो उसके बाद भी अगर हम देखें, तो इन पूँजीपति वर्गों ने एक अच्छा भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। तो इस तरह से आप पूँजीपति वर्ग कहें या वाणिज्यिक वर्ग कहें, आप वस्त्र उद्योग को देख लीजिए, आप कागज़ उद्योग को देख लीजिए, आप इस्पात उद्योग को देख लीजिए। यहाँ पर ये पूँजीपति वर्ग या जो वाणिज्यिक वर्ग था, इनका विकास हुआ। 2 तरीके के क्षेत्र भी थे, एक सार्वजनिक क्षेत्र जो हम कह सकते हैं कि सरकार के नियंत्रण में है और एक निजी क्षेत्र जो हम कह सकते हैं कि जिस पे सरकार का नियंत्रण एक तरह से नहीं है। निजी क्षेत्र में भी 2 तरीके के क्षेत्र देखने को आपको मिलेंगे। एक निजी क्षेत्र में एक व्यक्ति ही मालिक हो और एक निजी क्षेत्र आपको वहाँ भी मिलेगा, जहाँ पर निजी व्यक्तियों का एक समूह उसको संचालित करता है। और हम सभी जानते हैं कि उदारीकरण की अर्थव्यवस्था जो 1991 में भारतवर्ष में प्रारंभ हुई, उसके बाद आप देखिए तो इस निजी क्षेत्र का भी योगदान भारत के जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ये तो रहा कि जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ वाणिज्यिक या जो हमारे यहाँ जो पूँजीपति वर्ग था, इसी के साथ कुछ व्यावसायिक वर्ग भी बने। हमने पूर्वत में आपसे कहा कि जब यहाँ ब्रिटिश शासक आए और जब उन्होंने यहाँ शासन करना था, तो शासन करने के लिए व्यक्तियों की भी आवश्यकता थी। राज्य की जो व्यवस्था थी, वो कैसे चलेगी, प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाएगा, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर शिक्षा प्रणाली और अन्य संस्थाओं का विकास किया। और इसके कारण जो कह सकते हैं कि व्यावसायिक वर्ग की उत्पत्ति होती है। बहुत सारे नए व्यावसायिक वर्ग निकल कर के नगरीय भारत में या भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन के कारण देखने को मिलते हैं। जिसमें हम डॉक्टर की बात करें, शिक्षक की बात करें, इंजीनियर की बात करें, औद्योगिक जो विशेषज्ञ हैं, पत्रकार की बात करें और ऐसे बहुत सारे वर्ग निकले, जो कहीं न कहीं उस दौरान एक नए वर्ग के रूप में अवतरे
उद्दीत हुए और साथ ही साथ कह सकते हैं कि आगे भी हम देखें कि इनका स्वाधीनता के पश्चात अ, अ, आज़ाद होने के पश्चात इन व्यावसायिक वर्गों का देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक वर्ग है, ये कहीं न कहीं जो ब्रिटिश शासन की जो नीतियाँ थी और जो अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से जो चलाने के लिए उन्होंने एक नए वर्ग को उत्पन्न किया और उसको आगे बढ़ाया, जिसमें डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर वकील इस तरह के बहुत सारे विशेषज्ञ आए और उन्होंने काम किया। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में अगर आप देखिए तो सामाजिक असमानता तो इनके बीच भी थी। कुछ कुशल थे जो कह सकते हैं कि जिनके पास रोज़गार के अच्छे अवसर उपलब्ध थे, अच्छा वेतन उसके पास उनके पास उपलब्ध था। साथ ही आप देखिए तो बहुत ऐसे मिलेंगे जिनके पास उतना अच्छा वेतन, उतना अच्छी कुशलता नहीं थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि यह एक व्यावसायिक वर्ग कहीं न कहीं उनकी देन है। अ एक और वर्ग जो जो था तो प्राग-ब्रिटिश भारत में भी था, लेकिन हमने पहले ही आपसे कहा कि उनका एक अपना सीमित दायरा था। हम कह सकते हैं कि व्यापार की दृष्टि से वो बहुत ज़्यादा वो नहीं थे। केवल कह सकते हैं कि जो वहाँ के या किसी गाँव के या किसी राज्य के लोगों की जो आवश्यकताएँ हैं, उसकी पूर्ति तक वो सीमित थे। साथ ही आप देखिए कि जो छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, असंगठित श्रमिक भी, इसमें क्या था कि आप सबसे बड़ा जो अ समस्या पैदा हुई कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया के पश्चात जो हमारे अपने कुटिल उद्योग धंधे, जो ग्रामीण उद्योग थे, जो हस्तकरघा उद्योग थे, उनके सामने बहुत सारी नई चुनौतियाँ पैदा हुई और ये कहें कि इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत तमाम उद्योगों की स्थापना के कारण ऐसे जो उद्योग थे, वो गाँव में पूरी तरीके से कह सकते हैं कि नष्ट हो गए। औद्योगिकरण आया और औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण आया। नगरों में लोगों का जो प्रवसन प्रारंभ हुआ, तो शहरों के विकास के कारण अब क्या था कि जब उत्पादन बढ़ा, औद्योगिकरण आया, नगरीकरण आया, उत्पादन का विस्तार हुआ। तो उस उत्पादन के विस्तार में एक उत्पादन की इकाई है और एक उपभोक्ता है। तो उत्पादन हो रहा है कारखाने में, कहाँ तक जाना है उसको? उपभोक्ता तक जाना है। अब इस उत्पादन की इकाई को उपभोक्ता तक ले जाने के लिए एक कड़ी होनी चाहिए। तो जो ये व्यापारी थे, कहीं न कहीं ये जो दुकानदार थे, वो कड़ी का काम करते थे। दुकानदार उ उ और व्यापारी दुकान तक वस्तुओं को पहुँचाए और दुकान से उपभोक्ता तक पहुँचाने की एक तरह से ज़िम्मेदारी या कह लें किस तरह का एक एक जो वर्ग था, जिन्हें हम कह सकते हैं कि दुकानदार के रूप में हमें देखने को मिलता है। अ लोगों का प्रवसन बढ़ा तो इनको फ़ायदा भी हुआ। कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा नगरों में विस्तार होगा, लोग जितना ज़्यादा आएँगे, लोगों की आवश्यकताएँ होंगी और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कह सकते हैं कि जब लो लोग आएँगे, तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। तो रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे, लोगों की आवश्यकताएँ भी बढ़ेंगी, तो ये रोज़गार के अवसरों को छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए हम कह सकते हैं कि बड़ा ही सकारात्मक रहा। साथ ही आप ये भी देखिए कि मुनाफ़े की जहाँ तक बात होती है, तो इसके कारण हम व्यापारी वर्ग को भी और हम दुकानदार को भी कह सकते हैं कि जिन्होंने एक लाभ अर्जित किया। साथ ही नगरों में रोज़गार के भी अवसर बढ़े। संगठित और जो असंगठित क्षेत्र था, वहाँ पर भी रोज़गार की संभावनाएँ बढ़ी। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम बात करेंगे देखते हैं कि जब भारत आज़ाद होता है और ख़ास करके जब 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया होती है, इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म्स आता है। बहुत सारी एमएनसीज़ हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जब अपने यहाँ आने का मौका मिलता है, तो ऐसी स्थिति में एक संघर्ष ना कहें, एक कहें कि एक चुनौती पैदा हुई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने कि वो दुकानदार उससे प्रभावित हुए और ख़ास करके हम कह सकते हैं कि इन सारी स्थितियों के नाते दुकानदारों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके सामने बहुत सारी कह सकते हैं कि विकट स्थितियाँ भी पैदा हुईं, संकट की स्थिति भी पैदा हो गई, उनके अस्तित्व के संकट की स्थिति भी पैदा हो गई, जिसको आज भी हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने यहाँ दायरा बढ़ाती हैं, वो कहीं न कहीं छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं चुनौती है। तो इस तरह से आप देखिए कि दुकानदारों का, व्यापारियों का और असंगठित और संगठित क्षेत्र के कर्मियों का एक वर्ग देखने को मिलता है। और ब्रिटिश शासन के दौरान ही आप देखिए कि जो है हमें नौकरी पेशा वर्ग भी देखने को मिलता है। नौकरी पेशा वर्ग कह सकते हैं कि जब उद्योगों की स्थापना होती है, कारखाने आते हैं, तो उस कारखानों में मज़दूर भी काम करने आते हैं और तमाम कारखानों में जो मज़दूर काम करते हैं, वो कह सकते हैं कि वो रोज़गार प्राप्त करने के लिए नौकरी करते हैं।
तो यहाँ पर कारखानों के बीच जो नियोक्ता और कर्मचारी का जो संबंध था, वो देखने को मिलता है। साथ ही आप देखिए कि जब कर्मचारियों की या हम ये कहें कि मज़दूरों की उन खदानों में या उन कारखानों में जब उनकी माँगें पूरी नहीं हो पाती थीं, उनकी आवश्यकताओं के संबंध में कोई समस्या पैदा होती थी, तो इसके आधार पे आगे चल कर के बहुत सारे श्रमिक संगठनों का भी या श्रम संघों का भी अस्तित्व प्रारंभ होता है और ये श्रम संघ कहीं न कहीं सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से हड़ताल के माध्यम से, तालाबंदी के माध्यम से नियोक्ता के समक्ष अपनी माँगों को जो मज़दूरों की माँगें होती थी क्योंकि वो मज़दूरों का एक संगठित स्वरूप था, तो उसके अंतर्गत वो अपनी माँगों को रखते थे। तो ये श्रमिक संघ भी आपको देखने को मिलेंगे। हालाँकि आज़ादी के बाद देखिए कि सरकार ने इस पे बहुत सारा काम किया। जो हमारे मज़दूर थे या जो हमारा कर्मचारी वर्ग था उसके लिए नई-नई जो व्यवस्थाएँ की, मिनिमम वेजेस एक्ट 48 लाया, फैक्ट एक्ट लाया, पीपीएफ की व्यवस्था की, पीएफ की व्यवस्था की, बोनस के बहुत सारे कानून लाए गए, ग्रेच्युटी एक्ट लाया गया। तो ये सारी चीज़ें हमें नगरीय भारत में देखने को मिलती हैं। 1991 फिर मैं एक बार आपको उसकी पुनरावृत्ति करता हूँ कि 1991 के बाद जब उदारीकरण का दौर आया, तो एक जो हम जब जिसकी बात हम कर रहे थे, जिसको हम श्रमिक संघ के रूप में देखते हैं कि जो ये श्रमिक संघ था उसका महत्व घटा। हम कह सकते हैं कि जो निजीकरण की प्रधानता दी गई, निजीकरण का जो क्षेत्र है वो बढ़ता गया, सरकार ने अपने को सीमित किया और प्रबंधन का जो नियंत्रण है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निजी हाथों में दिया गया। तो निजी हाथों में जो सबसे बड़ी बात थी कि कर्मचारी संघों का जो महत्व है, वो धीरे-धीरे कम होने लगा। तो हाँ, हालाँकि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कुछ रोज़गार की समस्याएँ उत्पन्न हुई, लेकिन साथ ही जो एक बड़ा चैलेंज था, एक बड़ी चुनौती थी कि जो श्रमिक संघ खत्म होते गए, उसके कारण जो है लोगों की जो बातें हैं, उनको रखने का जो उनका अपना एक संगठन था, वो कहीं न कहीं धराशायी हुआ, कमज़ोर हुआ, जिसके कारण तमाम चुनौतियाँ उनके सामने पैदा हुई। तो इसको हम आप ये भी देखिए कि ब एक किताब बहुत अच्छी है हमारे जो लर्नर हैं अगर उसको पढ़ें, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अ, भारतीय राष्ट्रवाद की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसमें वो ए.आर. देसाई बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, जिसके आधार पर हम वो कहते हैं कि मध्यम वर्ग कैसे काम करता है। मध्यम वर्ग में उन्होंने कहा कि आप देखिए कि जो ब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो सामाजिक विकास की जिसकी हम बात करते हैं, उसकी प्रक्रिया भी असमान रही है। अब प्रक्रिया असमान कैसे रही है? आप कहिए कि आप बंगाल की तरफ चले जाइए, बॉम्बे की तरफ चले जाइए। तो यहाँ पर ये वर्ग कह सकते हैं कि जो वो पहले विकसित हुआ क्योंकि ये क्षेत्र अंग्रेजी शासन या ब्रिटिश शासन के दौरान पहले उनके प्रभाव में आया। तो जो सामाजिक वर्गों के विकास की बात करें तो असमानता रही है, क्षेत्रगत असमानता रही है। आप बॉम्बे में हमने अभी आपसे कहा कि सूती वस्त्र का उद्योग बना, तो उससे से एक वर्ग वहाँ पर उसको फ़ायदा मिला। बंगाल में जूट इंडस्ट्रीज़ बनी, उससे अपने को उसको एक फ़ायदा मिला। तो ये अपनी किताब में ए.आर. देसाई ने इसे बड़ा स्पष्ट किया है और कहा है कि आप अगर हम नए सामाजिक वर्गों को देखें मिडल क्लास को न्यू मिडल क्लास को देखें, नव मध्य वर्ग को अगर देखें, तो वो जो है मध्यम वर्ग को देखें तो वो असमान रहा है क्षेत्र के हिसाब से। जो पहले संपर्क में आया, वो पहले कह सकते हैं उसके प्रभाव में आने के कारण विकसित हुआ और जो बाद में आया उसके कारण वो बाद में हुआ। अ, जमींदार की बात करिए, पट्टीदार की बात करिए, ये सारी चीज़ें आपको ये सारे सामाजिक वर्ग आप देखिए बंगाल में और जहाँ पर ये व्यवस्थाएँ रहीं, चाहे हम उसकी बात कर रहे थे अस्थायी बंदोबस्त की या महलवाड़ी या रैयतवाड़ी के बाद जो स्थितियाँ पैदा हुई, उसमें आप देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये रहा, इसमें आप देखिए बहुत सारे पेशे वर्ग जिसको अभी हमने बताया कि ये भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा, एक बहुत बड़ा एक नया परिवर्तन देखने को मिला कि इन्हीं प्रांतों में हमें पेशे वर्ग देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कह सकते हैं कि एक नया वर्ग आया और प्राग ब्रिटिश भारत में आप ये भी देखिए कि किस तरीके से देहाती क्षेत्रों में जो महाजन हुआ करते थे और व्यापारियों का जो वर्ग था, लेकिन वो सीमित था, उनका कार्य सीमित था, इसकी बात हमने पहले भी की। ये यदा-किदा हम कह सकते हैं कि किसानों को पैसा देते थे, लेकिन गाँव की पंचायत कर निर्धारण करती थी। तो इस कर निर्धारण के कारण वो प्राग ब्रिटिश भारत की बात कर रहा हूँ मैं। और प्राग ब्रिटिश भारत के बाद आप देखिए कि कर का निर्धारण जमींदारों के माध्यम से, रैयतों के माध्यम से और नंबरदारों या गाँव के मुखियाओं के माध्यम से निर्धारित होने लगा। तो वहाँ पर कर का निर्धारण वो देते तो थे कर वर्ग,
चलता था। लेकिन कर की जो निर्धारण की जो का नियंत्रण था वो व्यापारियों के पास प्रागैतिक भारत में देखने को नहीं मिलता है। तो कह सकते हैं कि इस ब्रिटिश शासन के कारण बहुत सारे जो महाजन हैं, बहुत सारे जो जमींदार हैं, वो निकल कर के आए और इसी के कारण कह सकते हैं कि जो व्यापार बढ़ा और एक तरफ से जो प्राग ब्रिटिश भारत में जो आयतन और विस्तार जो था, किसी भी चीज़ का वो बहुत सीमित था, वो धीरे-धीरे इसके कारण बढ़ने लगा। तो ये हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो प्राक ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश शासनकालीन भारत के बीच जब आप देखिए, तो बहुत सारे नए वर्गों का निर्माण होता है और जो पूरा ब्रिटिश कालीन जो शासन था या जो शासक जो अंग्रेज शासक थे या अंग्रेज जो शासन था, उन्होंने नए-नए तरीके के सामाजिक वर्गों का निर्माण किया। कहीं न कहीं ये उसकी पूरी देन है, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें या नगरीय क्षेत्रों में बात करें। हाँ, ये बात रही कि दोनों क्षेत्रों को अगर हम संयुक्त रूप से देखें, तो एक परिवर्तन जो आया भारतवर्ष में, वो कहीं न कहीं ब्रिटिश शासनकालीन व्यवस्था की देन थी। तो ये तो हमारा जैसा आप लोग बीएसओसीसी को अगर ध्यान से देखें, तो जब हम वर्ग व्यवस्था की बात करते हैं, भारत में वर्ग की बात करते हैं, तो मूलभूत रूप से हम इन्हीं बिंदुओं पर विचार करते हैं। अ, अब हम एक और अध्याय प्रारंभ करेंगे और इस अध्याय में हम परिवार की बात करेंगे। परिवार के बारे में हम सभी जानते हैं कि परिवार अगर हम उसको सामान्य रूप में परिभाषित करना चाहें या हम ये कहें कि परिवार है क्या? तो सबसे सर्वप्रथम तो ये देखिए कि परिवार पर आने से पहले हम कहें कि परिवार समाज की मूलभूत इकाई है। कहीं-कहीं पर कुछ विद्वान व्यक्ति को समाज की मूलभूत इकाई मानते हैं, लेकिन ये उतना तर्कसंगत नहीं होगा। परिवार एक सार्वभौमिक व्यवस्था है और परिवार कह सकते हैं कि समाज की संरचनात्मक व्यवस्था के लिए, उसकी निरंतरता के लिए और सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए और सामाजिक व्यवस्था को यूँ कहें के अस्तित्व के लिए परिवार बहुत ही आवश्यक है। तो परिवार समाज की मूलभूत इकाई है। अभी हम बात करेंगे, कूले ने इसमें इसके बारे में बहुत विस्तार से अपने सिद्धांत में व वर्णन किया जब वो प्राथमिक समूह की बात करते हैं। इसके पहले हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि परिवार आखिर है क्या? तो सामान्य परिभाषा जो परिवार की है कि परिवार एक ऐसा समूह है, जो स्त्री-पुरुष के यौन संबंधों पर आधारित है और यह समूह इतना सुनिश्चित और टिकाऊ है कि इसके माध्यम से प्रजनन क्रिया की जात होती है और बच्चों के पालन-पोषण की व्यवस्था होती है। ये परिभाषा मैकाइवर ने दी। डेविस ने कहा कि परिवार एक ऐसा समूह है, जो रक्त के आधार पर एक-दूसरे से संबंधित है। इसी तरह से बहुत सारी परिभाषाएँ हैं। एक महत्वपूर्ण परिभाषा एलियट मेरिल की भी है, जो कहते हैं कि परिवार जो है, वो पति-पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविकी इकाई है। तो परिवार अपने आप में एक जैविकी इकाई भी है और वह एक सामाजिक इकाई भी है। तो संतानोत्पत्ति और प्रजनन प्रक्रिया के माध्यम से भी हम उसको देखते हैं और सामाजिक व्यवस्था की के अस्तित्व के लिए परिवार बहुत ही आवश्यक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप देखिए कि परिवार जैसा हमने कहा कि एक सार्वभौमिक व्यवस्था है, परिवार हर एक समाज में देखने को आपको मिलेगा और मैरडॉक ने तो जो मानवशास्त्री थे उन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया था अपनी किताब सोशल स्ट्रक्चर में और कहते हैं कि परिवार है प्रत्येक समाजों में पाया जाता है, लेकिन परिवार की जो का जो उद्विकास है या हम कहें कि प्रारंभिक स्तर पर यौन साम्यवाद था। यही औन यौन साम्यवाद की आगे स्थिति जैसे-जैसे समाज विकसित होता है, जैसे-जैसे निजी संपत्ति पर नियंत्रण स्थापित होता जाता है, तो उसे आगे चलाने के लिए, उसकी संरचना को बनाए रखने के लिए आगे चल कर के पुरुष और स्त्री के संयोग से एक परिवार की उत्पत्ति होती है। तो परिवार अपने आप में सार्वभौमिक है। दूसरा हम कह सकते हैं कि परिवार का एक अपना दायरा है, अपना आकार है। असीमित नहीं कह सकते, इसको सीमित है। आगे हम बात करेंगे कि हम इसको मूल परिवार के रूप में भी देखते हैं या दाम्पत्य परिवार के रूप में भी देखते हैं, संयुक्त परिवार के रूप में भी देखते हैं, विस्तृत परिवार के रूप में भी देखते हैं। तो परिवार है, अब ये है कि बहुत बड़े-बड़े समुदायों की तरह या समितियों की तरह हम परिवार की बात नहीं कर सकते। परिवार का भी अपना एक आकार है, परिवार का भी अपना एक दायरा है। अब बात आती है कि परिवार में और क्या होना चाहिए? तो परिवार में आप कह सकते हो कि जो परिवार जो है वो भावनात्मक संबंधों पर आधारित है। यानी स्त्री-पुरुष और उसके जो बच्चे हैं, उनसे जो हम एक परिवार की संरचना को जब अभिव्यक्त करते हैं, तो आप कह सकते हो कि ये भावनात्मक आधार है। परिवार के सदस्य परिवार अपने सदस्यों
को एक भावनात्मक लगाव देता है। उन्हें उनके व्यवहारों को सिखाता है, उनको नियंत्रित करता है, सदस्यों के को सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से समाज में रहने के योग्य बनाता है। क्या चीज़ें गलत हैं, कौन-सा आचरण खराब है, कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे एक समाज में एक व्यक्ति की कोई भी अभिव्यक्ति होगी, इन सभी को हम कह सकते हैं और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर अगर वो व्यक्ति उस परिवार के अंतर्गत किसी बात को लेकर के अगर वो परेशान है या उसे कोई समस्या है या इन तमाम चीज़ों पर कहीं न कहीं परिवार उसे सपोर्ट करता है। आप अक्सर देखिए जब हम आधुनिक समाज में देख रहे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो ये भावनात्मक आधार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम बहुत सारे इस तरह की पारिवारिक समस्याओं की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो हमारा भावनात्मक आधार है, शायद वो उतना मजबूत नहीं रहा, जिसके कारण इस तरह की तमाम समस्याएँ देखने को मिलती हैं। साथ ही परिवार जो है, वो रचनात्मक है। परिवार रचनात्मक कहने का मतलब ये है कि व्यक्तित्व का जो निर्माण है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण, वो कौन करता है? परिवार करता है। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा-सा कूले को डिफाइन करने की कोशिश करें, परिभाषित करने की कोशिश करें, तो कूले ने इसे बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया है। कूले प्राथमिक समूह जिसे आमने-सामने का संबंध कहते हैं और कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है एक व्यक्ति के ऊपर, उसमें वो सर्वप्रथम परिवार की बात करते हैं। उसके बाद वो बच्चों के खेल साथियों के समूह और पड़ोस की बात करते हैं और वो कहते हैं कि परिवार जो है, वो समाज की मूलभूत इकाई है। हम फिर से उसी बात पर आते हैं कि कैसे समाज की मूलभूत इकाई है? कहीं न कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो निर्माण है, वो समाजीकरण के माध्यम से कौन करता है? परिवार करता है और आप समाजीकरण के बहुत सारे स्तर को एनल, ओरल, ओडिपस और एडोलेसेंस स्टेज जो हम बात करते हैं, उसके आधार पे आप देखिए कि एक परिवार के अंतर्गत एक बच्चा जब जन्म लेता है, तो वो जो सबसे पहले अपनी माँ से इंटरैक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है। माँ उसे सिखाती है या परिवार के और सदस्य उसे सिखाते हैं कि किस तरीके से उसे परिवार में रहना है, किस तरीके से उसे व्यवहार करना है, किस तरह की उसकी आदत होनी चाहिए, किस तरह से वो लोगों के सामने अपने को अभिव्यक्त करेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अपनी माँ से और पिता से और परिवार के अन्य सदस्यों से समाज में रहने के योग्य यानी एक जैविकीय प्राणी जो बालक है, बच्चा है, वो एक जैविक प्राणी है शुरू में। लेकिन वो एक सामाजिक प्राणी कैसे बनेगा? ये सामाजिक प्राणी बनाने का जो काम है, वो कौन करता है? परिवार करता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण, समाजीकरण का निर्माण, समाज में रहने अब जैसे हम कहें किसी को कि वो उसकी आदतें बड़ी खराब हैं, यानी बच्चों का बनना या बिगड़ना, सामाजिक व्यवहार के अनुरूप काम करना या ना करना, ये परिवार के उस रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। अगर परिवार अ, अपने अपने समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक व्यवहारों को, संस्कारों को, रीति-रिवाजों को, जीवन विधियों को अगर व्यक्ति को सिखा करके सिखा दे, तो उसी को जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो कहते हैं इसका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब हो गया कि उसका प्रेजेंटेशन समाज में वो कैसा है। ये जो व्यक्तित्व का निर्माण है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, वो कहीं न कहीं परिवार उसकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जो उसे प्रदान करती है। परिवार के अपने दायरे भी हैं जैसा हमने पहले बताया, परिवार का अपना एक निवास स्थान भी है और शुरू में जब हम लोगों ने परिभाषा दी थी, तो हमने उसमें परिवार में यौन संबंधों के नियंत्रण की बात की थी और इन यौन संबंधों के नियंत्रण के लिए विवाह नामक संस्था का जो की जो अवधारणा है, वो जुड़ी हुई है। यानी यौन संबंधों को नियंत्रित करेगा कौन? विवाह नामक संस्था। साथ ही परिवार में बहुत सारे सामाजिक नियम भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो वैवाहिक नियम को देख कर के जिसके हम विवाह नामक संस्था की बात कर रहे थे, उसके भी देखिए तमाम सारे नियम हैं, जो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि समाज में संघर्ष की स्थिति को रोकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष कब पैदा होगा? जब समाज में सभी अपनी अपेक्षाओं को समाज की रीतियों के जब अनुरूप नहीं काम करेंगे। तो परिवार क्या है? वो नियंत्रण स्थापित करता है। व्यक्ति के उस सदस्य के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। इस नियंत्रण के द्वारा वो कहीं न कहीं सामाजिक नियमों के माध्यम से एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देता है। आप अगर ये सोचिए कि सामाजिक व्यवस्था अगर हम कहें कि कोलैप्स कर जाए या हम यूँ कहें कि अगर सामाजिक व्यवस्था कहीं खतरे में पड़ जाए तो उसका सबसे बड़ा कारण वहाँ पे ये होगा कि जब समाज अपने सदस्यों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। सदस्य अपना आचरण सामाजिक नियमों के अनुरूप नहीं करेंगे। वहाँ तक स्थिति तब पहुँचेगी जब परिवार
कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उस नियमों को सिखाने में, समाजीकरण की उस प्रक्रिया को प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाया। तो कहीं न कहीं जो है परिवार की जो अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, उस उसके अंतर्गत तमाम चाहे वो खान-पान के नियम हो, चाहे वैवाहिक नियम हो या यौन संबंधी जो नियम हो, वो देखने को मिलते हैं। इसी तरह से परिवार अपने सदस्यों की आर्थिक हितों की भी पूर्ति करता है, उनका संरक्षण करता है, उनकी आजीविका के उपार्जन के हेतु एक कह सकते हैं कि एक संसाधन उपलब्ध कराता है और उसकी व्यवस्था करता है। साथ ही परिवार जो है वो के अंतर्गत सभी सदस्यों के अपने-अपने उत्तरदायित्व हैं, जो कि पारिवारिक संरचना के को नियंत्रित करने के अस्तित्व के लिए और उसको उस व्यवस्था को कायम रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार से परिवार के बहुत सारे फंक्शंस भी हैं। फंक्शंस का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम प्रकार जिसकी बात करते हैं, प्रकार का तात्पर्य ये होता है कि हम अगर प्रकार को परिभाषित करें, तो कहें कि कोई भी इकाई संपूर्ण व्यवस्था के लिए जो अपना योगदान प्रदान करती है, सकारात्मक योगदान प्रदान करती है, उसे हम उस इकाई को फंक्शन कहते हैं। यानी सामाजिक व्यवस्था में जो भी इकाई है, वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान जो दे, वो उसका प्रकार है। तो इसी तरह से परिवार भी देखिए क्या है, परिवार सामाजिक व्यवस्था को कायम रख रहा है। सामाजिक व्यवस्था को कायम कैसे रखेगा, सामाजिक व्यवस्था को संतुलित कैसे रखेगा, सामाजिक व्यवस्था को कैसे बनाए रखेगा, वो निर्भर करता है परिवार के सदस्यों को, परिवार जब उसका समाजीकरण करता है। तो परिवार अपने सदस्यों के माध्यम से या सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से न केवल पारिवारिक संरचना को व्यवस्थित कर रहा है, बल्कि वह पूरी सामाजिक व्यवस्था को भी को भी व्यवस्थित कर रहा है। पूरी सामाजिक व्यवस्था उस परिवार के सदस्यों के आधार पर हम देख सकते हैं। तो परिवार जैविकीय हम कह सकते हैं कि जो हमारी आवश्यकता जो जैविकीय प्रकार हैं, उसकी पूर्ति करता है। आर्थिक जो है वो हम कह सकते हैं कि जो हम आर्थिक संरक्षण की बात करते हैं आर्थिक जो हमारे जो हित हैं उसकी बात करते हैं, वो सारी पूर्ति करता है। साथ ही परिवार का अपना एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। पार्सन्स कहता है कि परिवार कहीं न कहीं अपने मनोरंजनात्मक जो कार्य हैं, उससे मानसिक तनावों को कम करता है। परिवार समाजीकरण भी करता है, पूर्वत में हमने बात की, जब प्राथमिक समूह की बात कर रहे थे कि कैसे परिवार एक व्यक्ति जब एक परिवार एक एक सदस्य जब उस परिवार में जन्म लेता है, तो कैसे वो जैविक इकाई से सामाजिक इकाई बनता है, कैसे उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया परिवार के सदस्य, माता-पिता और उसके अन्य सदस्य पूरी करते हैं। कहीं न कहीं ये इस बात की तरफ इशारा करता है या इंगित करता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया कहीं न कहीं परिवार का एक अपना प्रकार है। सुरक्षा भी प्रदान करता है एक सुरक्षात्मक आवरण देता है परिवार अपने सदस्यों को और कहीं न कहीं जो अभी हम इतनी सारी बातें किए कि सामाजिक जो नियंत्रण है, वो भी कहीं न कहीं परिवार का एक महत्वपूर्ण प्रकार है क्योंकि अगर सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा, तो सामाजिक नियंत्रण ना होने के नाते हम कह सकते हैं कि पारिवारिक व्यवस्था भी प्रभावित होगी और उसके साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था भी प्रभावित होगी। आप सामाजिक विचलन देखिए क्या सामाजिक विचलन है कि जो समाज की जो अपेक्षाएँ हैं, समाज के जो अपेक्षित व्यवहार हैं, अगर व्यक्ति उसके अनुरूप काम ना करे, तो कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था जो है वो उसके सामने एक संकट की स्थिति पैदा होगी। तो सामाजिक अव्यवस्था का मतलब एक तरह से हो गया कि व्यक्ति विचलनकारी व्यवहार करे, यानी जो समाज की अपेक्षित व्यवहार है, समाज की जो अपेक्षाएँ हैं व्यक्ति से कि वो इस तरह का व्यवहार करेगा, अगर वो उस तरह का नहीं करता है तो विचलनकारी व्यवहार पैदा होता है। विचलनकारी व्यवहार के रूप में उसको देखते हैं और यही विचलनकारी व्यवहार हम कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था के लिए या हम दूसरे शब्दों में कहें जिसको हम सामाजिक विघटन कहते हैं, तो ये बहुत तर्कसंगत होगा और इसको हम इस आधार पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो परिवार है, परिवार की बात हमने क्या है कि हम शुरुआत में देखें कि यौन स्वच्छंदता थी, उसके बाद से धीरे-धीरे जो निजी संपत्ति की अवधारणा आई और उसके बाद धीरे-धीरे स्त्री-पुरुष के कह सकते हैं कि एक साथ आने से और उनके प्रजनन क्रिया के माध्यम से बच्चों के पैदा होने की स्थिति से धीरे-धीरे परिवार की एक संकल्पना आती है। अ, एलएच मॉर्गन जो एक अमेरिकन मानवशास्त्री थे, उन्होंने परिवार के 5 तरीके के विकास की बात की कि परिवार हम किस-किस तरह से देखें परिवार को। उन्होंने कहा एक तो है शुरुआती दौर पे हम देखें, जिसको हम कहते हैं समरक्त परिवार। यहाँ पर पूरी तरह से यौन स्वच्छंदता थी, कोई नियंत्रण नहीं था, कोई एक संरचना उसकी नहीं थी। पॉलिनेशियन में खास करके हम इस तरह के यौन संबंधों को, यौन स्वच्छंदता की स्थिति को, यौन स्वतंत्रता की स्थिति को देखते हैं। तो पहला था समरक्त परिवार, दूसरा था समूह विवाह परिवार। यानी सभी समूह विवाह परिवार का मतलब होता है कि सभी भाई और कह सकते हैं कि दूसरे परिवार की सभी बहनों से जो विवाह के पश्चात जो परिवार बनता है, उसे हम कहते हैं सभी
समूह विवाह परिवार। समूह विवाह का परिवार का मतलब सभी भाई दूसरे परिवार की सभी बहनों से आपस में विवाह हो जाए। एक और जो मार्गन ने बात की परिवार कुल विकास के अंतर्गत सिंडियास्मियन परिवार की बात की और सिंडियास्मियन परिवार जो था, वो एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह के आधार पर था। साथ ही उस परिवार की सभी स्त्रियों के साथ यौन संबंध पुरुष स्थापित कर सकता था। आगे आता है पितृसत्तात्मक परिवार, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सत्ता का जो केंद्र है, वो कौन है? पुरुष है। और इसमें हम एक पुरुष जो है वो कई स्त्रियों के साथ विवाह स्थापित कर सकता था या विवाह करता था। उसके बाद यानी समरक्त परिवार, समूह विवाह परिवार, सिंडियास्मियन फैमिली, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार यानी जिसमें हम एक विवाही परिवार से आप बिल्कुल स्पष्ट हो सकते हैं कि एक स्त्री का एक पुरुष के साथ विवाह। तो ये जो पारिवारिक उद्विकास है, ये पारिवारिक उद्विकास की प्रक्रिया जो है वो एल.एच. मार्गन ने इस आधार पर दी। तो ये तो रहा उद्विकासी आधार पे। हम अब अगर और बात करें फैमिली के प्रकार की, तो फैमिली के प्रकार को हम निवास के आधार पर, आकार के आधार पर और अन्य आधारों पर भी परिभाषित कर सकते हैं। आइए थोड़ा-थोड़ा सा इस पे हम नज़र डालें और इस पे इस दृष्टिगत हम देखें कि निवास स्थान के आधार पर भी हमें परिवार देखने को मिलते हैं और निवास स्थान के आधार पर 4 तरीके के परिवार आपको देखने को मिलेंगे। मातृस्थानीय परिवार, पितृस्थानीय परिवार, नव स्थानीय परिवार और मातुल स्थानीय परिवार ये निवास के आधार पे मिलते हैं। थोड़ा-थोड़ा मैं इसको और भी परिभाषित कर देता हूँ। मातृ स्थानीय परिवार यानी पति अपने पत्नी के घर में रहता है। को बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ हैं जिसमें इस तरह के परिवार देखने को मिलते हैं। पितृ स्थानीय परिवार जिसकी चर्चा मैरडॉक ने की है, जो हम कह सकते हैं कि पति के घर में जो रहते हैं, जो स्थान होता है वो पिता के घर में होता है। नव स्थानीय परिवार खास करके नगरीकरण की प्रक्रिया के बाद नगरों में इस तरह के परिवार अब आजकल देखने को मिलते हैं। नवस्थानीय परिवार का मतलब हो गया कि ना तो माता के घर में रहेंगे, ना पिता के घर में रहेंगे, यानी माता-पिता से अलग एक नए जगह पर जब अपना निवास स्थान बनाते हैं, उसके आधार पर हम उसको नवस्थानीय परिवार कहते हैं और कहीं-कहीं पर मातुल स्थानीय परिवार भी देखने को मिलते हैं। मातुल स्थानीय परिवार यानी पति अपनी पत्नी के साथ अपने मामा के यहाँ या रिश्तेदार के यहाँ जब वो रहता है, जैसा कि एक ट्राइब है मेलानेशियन ट्राइब में इस इस तरह के परिवार देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो है फिर से एक बार मैं आपको पुनरावृत्ति इसकी कर दूँ कि प्रकार में हम निवास के आधार पर पितृ स्थानीय परिवार, नव स्थानीय परिवार और मातुल स्थानीय परिवार को देखते हैं। वंश क्रम के आधार पे कि वंश परंपरा किस आधार पे चलेगी, तो इसमें हम जहाँ पर वंश परंपरा माता के नाम से चलती है, उसे हम मातृवंशीय परिवार कहते हैं। खासी और गारो इसमें आपको जनजातियाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ पर मातृवंशीय परिवार है। दूसरा है पितृवंशीय परिवार, जैसा साधारणतः देखने को मिलता है कि जहाँ पर वंश परंपरा का निर्धारण पिता के द्वारा किया जाएगा। तो ये तो रहा वंश परंपरा के आधार पर। अब आते हैं प्रभुत्व के आधार पर हम परिवार को कैसे परिभाषित करेंगे। तो प्रभुत्व के आधार पे हम 2 तरीके के परिवार देखते हैं। एक को कहते हैं मातृसत्तात्मक परिवार और एक को कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार का मतलब होता है कि जो सत्ता का केंद्र है, वो कहाँ होगा? माँ के पास होगा। यानी नियंत्रण इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि पुरुष का वहाँ कोई कार्य नहीं है। पुरुष अपने-अपने कार्यों का अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, लेकिन जो सत्ता का केंद्र है, नियंत्रण देने का काम है और जो निर्देश देने का काम है, वो सब कुछ जो केंद्रीकरण है, वो किसके पास है? मातृसत्ता के पास है, यानी माता के पास है। और दूसरा जो हम देखते हैं पितृसत्तात्मक परिवार, सभी समाजों में ये देखने को आजकल अक्सर आपको मिल जाएगा अगर कुछ जनजातियों को छोड़ दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा पितृसत्तात्मक परिवार यानी सत्ता में जहाँ पर पिता के हाथों में सत्ता का केंद्र हो। ऐसे ही जो है विवाह के आधार पर भी परिवार के हम प्रकार को देखते हैं। एक विवाही मर्डॉक ने करीब 238 समाजों का अध्ययन किया और उसमें देखा कि जो 43 समाज ऐसे जो थे वो एक विवाही थे। दूसरा है बहुविवाह जिसमें हम बहुपत्नी विवाह की बात करते हैं, यानी एक पुरुष का कई स्त्रियों के साथ विवाह। मर्डॉक ने जो ये अध्ययन किया था उसमें उसने 193 ऐसे परिवारों को पाया जहाँ पर बहुपत्नी विवाह पाया जाता है और खास करके अगर हम टोटल देखें उस 238 के परिप्रेक्ष्य में तो करीब 81% मर्डॉक कहता है कि बहुपत्नी विवाह देखने को मिलता है, जो उसने अपना अध्ययन किया था। दूसरा बहुपति विवाह का मतलब एक पत्नी के एक से अधिक पति। तो इसमें भी कह सकते हैं कि भ्रातृ बहुपतिक विवाह और अभ्रातृ बहुपतिक विवाह 2 तरीके के परिवार देखे जाते हैं, जिसमें हम
अ बात करते हैं एक तरफ जब स्त्री के पति आपस में भाई हों, तो भ्रातृपितृ बहुविवाह परिवार हो जाएगा और अभ्रातृ बहुपिता अगर भाई नहीं है, जैसे हम नायर में और टोडा में देखते हैं, उसे हम अभ्रातृ बहुपति विवाह कहते हैं। आकार के आधार पर हम जबकि अब बात कर रहे हैं, तो आकार के आधार पे वार्नर ने 2 तरीके से 2 भागों में परिवार को परिभाषित किया है। एक परिवार को उसने मूल परिवार कहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि माता-पिता हैं और उसके बच्चे हैं और दूसरा परिवार जो है वो संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में हम कई पीढ़ियों के स सदस्य जैसे आप देखिए टी.एन. मदान ने और अन्य मानवशास्त्री और समाजशास्त्रियों ने परिवार में 3 पीढ़ियाँ अगर हैं, जैसे दादा-दादी हैं, चाचा-चाची हैं, चचेरे भाई-बहन हैं, यानी दादा हैं और उसके बाद उनका बेटा है, फिर उसके बाद उनका बेटा यानी पोता, यहाँ तक कि जो के का जो संदर्भ है, संबंध है, वो यानी 3 पीढ़ियों को मान के चलिए कि संयुक्त परिवार में वो देखने को मिलती हैं। मूल परिवार में वार्नर ने 2 तरीके की बात की थी परिवारों की, उसको संदर्भित किया था और उसमें कहा एक तो आप देखिए प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार। दोनों में बहुत मतलब दोनों एक ही परिवार में देखने को मिल जाएँगे, दायरा संदर्भ अलग-अलग है। प्रभव परिवार वो है जैसे हम बच्चे के लिए जो माता-पिता का परिवार है, वो है प्रभव परिवार और जो प्रजनन परिवार है, माता-पिता का अपना जो परिवार यानी हम कहें कि विवाहित स्त्री-पुरुष अपने परिवार को अगर देखें, तो वो प्रजनन परिवार है, लेकिन बच्चों के लिए जो उसके माता-पिता का परिवार है, वो प्रभव परिवार है। तो प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार के आधार पर भी हम इसको देखते हैं। परिवार के कुछ सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य भी दर्शाए गए जिसमें मर्डॉक भी का भी नाम आता है कि प्रकार्यवादी मतलब किस तरह से हम देखें कि एक परिवार एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देता है, कैसे वो अपनी सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था को संचालित करता है। यानी कहीं न कहीं जो प्रकार्य है जो परिवार है, वो अपने सदस्यों के या जो उनकी इकाइयाँ हैं, वो किस तरह से सामाजिक व्यवस्था में अपना योगदान देती हैं, कैसे वो सामाजिक व्यवस्था में योगदान दे करके सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था को संचालित करती हैं, उसको कायम रखती हैं, इसमें प्रकारवादियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये परिवार को एक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में देखने का काम करता है। दूसरी तरफ मार्क्सवादी है, जो कि पूंजीवाद समाज और सामाजिक वर्ग के संदर्भ में इसे परिभाषित किया। एंजल्स ने एक विकासवादी दृष्टिकोण भी अपनाया और उन्होंने कहा कि इसका विकास जो है स्वच्छंद संभोगी समूहों से कई अवस्थाओं से गुजरता हुआ एक विवाही परिवार पर आया है। पूंजीवादी समाज में आप देखिए कि निजी संपत्ति के संग्रहण पे जो आधारित था, उसके आधार पर भी हम इसको देखते हैं। तो मार्क्स ये भी कहता है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य भी ये कहता है कि धीरे-धीरे क्या हुआ कि आगे चल कर के जब निजी संपत्ति का स्वामित्व आता है, तो पुरुष के पास उसको आगे चलाने के लिए, अपनी वंश परंपरा के लिए, उसको आगे संचालित करने के लिए एक परिवार की आवश्यकता थी। तो कहीं न कहीं पुरुष आधिपत्य रहा और स्त्री उसके अधीन काम करती है। तो कहीं न कहीं सत्ता या जो हम कहें कि उच्चता और अधीनता का संबंध पुरुष और स्त्री के बीच देखने को मिलता है। इसी तरह से कुछ संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य का भी के परिप्रेक्ष्य में भी हम परिवार को देखते हैं। तो परिवार को हम कहें कि समाज के सुचारू संचालन में एक केंद्र बिंदु है और ये लोग इस बात की भी चर्चा करते हैं कि परिवार किस प्रकार सामाजिक परिवार कहते हैं कि कैसे वो भूमिका बनाएगा, वो भूमिका कैसे निर्वहन करेगा, इसके आधार पर भी हम अ, इस परिप्रेक्ष्य को देखते हैं। अब बात आती है कि संयुक्त परिवार, जैसा हमने कहा कि अ अ, कई पीढ़ियों की, हमने यहाँ पे बात की थी कि 3 पीढ़ियों की। तो 3 पीढ़ियों के आधार पर हम जब एक एक परिवार में लोग रहते हैं, तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में हम कह सकते हैं कि उनका जो संयुक्तता होती है, उनका अपना एक सामान्य निवास होता है, संपत्ति का एक संयुक्त स्वामित्व होता है, सहभोज संबंधी उनकी अवधारणाएँ होती हैं, यानी वो साथ-साथ भोजन करने की और संयुक्तता के अंतर्गत जो संस्कार हैं आप देखिए कि पितरों के तर्पण और तमाम अवसरों पर जो अनुष्ठानिक बंधन हैं, बॉन्ड जो हैं, वो अ, म उसके आधार पर समाज के जो संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, एकत्रित होते हैं। तो भारत की जो मैं संयुक्त परिवार की जो प्रकृति है, इसको मैं 2 पहलुओं पर अगर कहूँ संयुक्तता क्या है और संयुक्त परिवार का गठन क्या है, तो संयुक्तता वह है यानी सहभोज, चूल्हा समूह, एक रसोई, एक साथ, सामान्य संपत्ति, साझा निवास,
उनके अंतर्गत सहयोग की भावना, उनके अपने पारस्परिक आधार और दायित्व और उनके अनानुष्ठानिक बंधन जिसकी बात वो करते हैं। तो इस आधार पर हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं, उनकी संयुक्तता की बात करते हैं कि संयुक्त परिवार है क्या और संयुक्तता क्या है? ऐसे ही इसमें संयुक्त परिवार के बारे में पॉलिन कोलेंडा ने अपना जो प्रकार बताया उसमें उन्होंने 6 तरीके के प्रकारों की चर्चा की है। जिसमें समपार्श्विक संयुक्त परिवार, संपूरक समपार्श्विक संयुक्त परिवार, स्वशाखीय संयुक्त परिवार, अनुपूरित संयुक्त परिवार, वंश परंपरागत समपार्श्विक संयुक्त परिवार, अनुपूरित परंपरागत पार्श्विक संयुक्त परिवार, इसके बारे में चर्चा की है और अगले अध्याय में हम इस परिवार के उभरते प्रतिमान और जो पॉलिन कोलेंडा ने जो डिफाइन किया है, जो परिभाषित किया है संयुक्त परिवार को, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत नमस्कार।